Hello students, in this video we are going to do the solved examples of our NCERT chapter number 12. So let's see our first solved example 12.1 of NCERT. In the Rutherford nuclear model of atom, the nucleus is analog to the sun about which electron move in orbit like Earth orbit around the sun. If the dimension of solar system had the same proportion as those atoms, would the earth be closer or farther away from the sun than actually it is? देखिए प्यारे बच्चे, इसमें क्या किया गया है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एटम को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से सोलर सिस्टम में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और अर्थ की सन से डिस्टेंस को कंपेयर किया गया है और पता लगाने की कोशिश की गई है कि कौन ज्यादा क्लोज होता है। क्या अर्थ सन के ज्यादा क्लोज है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है? लेट्स सी, सॉल्व द गिवन सिचुएशन। देखिए, इन एटम, प्यारे बच्चों, एटम में क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर, ये हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। ओके, अब हमें मालूम है न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जिसको हम एटम, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। वो हो जाएगी 10 टू द पावर -10 मीटर। चलिए बात करते हैं, तो इधर देखिए हम क्या करेंगे। रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये रेशो हम निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ एटम यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस 10 टू द पावर -10 मीटर अपॉन न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर -15। तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मीटर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, सेम उसी तरह से हमारा सन होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो यहां न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10 की पावर -15। तो जो सन है, रेडियस ऑफ सन इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सन कितना गिवन है? 7 इंटू 10 की पावर 8। तो यहां पर हम देख लीजिए, हाँ, ऑर्डर लेंगे केवल 10 टू द पावर 8 मीटर का ऑर्डर, ठीक है, रेडियस ऑफ सन। उसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट यानी सन की अर्थ से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमें जो दिया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो वो कितना दिया है? 1.5 10 की पावर 11। तो यहां हम केवल ऑर्डर लेंगे 10 की पावर 11। वी विल कंसिडर ओनली ऑर्डर। तो देख लीजिए, यहां हम ऊपर हमने क्या लिया है? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस। तो यहां हम क्या लेंगे? रेडियस किस
डिस्टेंस किसकी, सन से अर्थ के बीच में। तो यानी सन और अर्थ के बीच की जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर। फिर नीचे हमने क्या लिया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां न्यूक्लियस है तो यहां कौन है, सन, तो यानी रेडियस ऑफ सन। तो 10 टू द पावर 11 मीटर अपॉन 10 टू द पावर 8 मीटर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अपॉन रेडियस ऑफ सन, ये आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। देख लीजिए। तो क्या ये बात समझ में आई? हमने क्या किया, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ न्यूटन कहलाएगा, उसको न्यूक्लियस की रेडियस से रेशियो ले लिया। इसी तरह से सन की अर्थ से डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और उसका रेशियो ले लिया रेडियस ऑफ सन। ठीक है। जो ये आंसर आया 10 की पावर 5 और ये आंसर आया 10 की पावर 3। ठीक है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है दिस रेशियो इज ग्रेटर देन दिस रेशियो। तो देखिए, सिंस रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is greater than radius of orbit upon radius of sun, यानी ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों रेशियो को बराबर, मतलब अगर हम डायमेंशन प्रोपोर्शन इक्वल लेकर चले तो हमें ये पता चल रहा है कि कंपेयर टू द अर्थ और सन डिस्टेंस, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा है। यानी हमारे अर्थ को अगर हम अपने सोलर सिस्टम को एटम के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है और अर्थ सन से उस हिसाब से उतने डिस्टेंस पर नहीं है। इसका रेशियो ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। तो यानी हमारी अर्थ को अगर दोनों रेशियो को क्या लेना है, इक्वल लेना है, तो इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी अर्थ को और ज्यादा दूर होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पर इक्वल का साइन देखिए, अगर हमें यहाँ पे क्या लाना है, इक्वल का साइन, क्या वर्ड लिखा है, सेम प्रपोर्शन, यानी ये जो रेशियो है अगर इसको सेम करना है तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन आना चाहिए और इज इक्वल टू के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो फॉर द सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। ठीक है ना। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। अगर मुझे इन दोनों रेशियो को इक्वल लेना है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि कम आ रही है, और ये वैल्यू कब ज्यादा हो जाएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फॉर द सेम प्रपोर्शन रेडियस ऑफ ऑर्बिट मस्ट बी हाई या लार्ज। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ऑर्बिट मस्ट बी लार्ज, इंप्लाई दैट आर ऑर्बिट मस्ट बी, ये तो हो गया मस्ट बी लार्ज, यानी जो अर्थ है उसको दूर होना चाहिए। अर्थ, इसने लिखा है ना कि अर्थ क्लोज होगी या फर्दर होगी, तो अर्थ शुड बी फर्दर अवे। ठीक है ना। कहां से, एक्चुअल पोजीशन टू एक्चुअल पोजीशन। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था ये आपका। In the next solved example 12.2, what we have, in Geiger Master experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle before
it come momentarily to rest and reverse its direction. तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है ये बेस्ड है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कंसेप्ट पर। एक अल्फा पार्टिकल जिसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको बम्बार्ड किया जाता है न्यूक्लियस की तरफ। तो आपसे पूछा गया है कि वो कितने क्लोज जाएगा न्यूक्लियस के और वापस आ जाएगा। बस सीधा सा आपसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछी गई है इसमें। तो लेट्स डू द गिवन सिचुएशन, सॉल्व। तो वी हैव, अगर इसमें देखें क्या क्या चीज आपको गिवन है, तो इसमें प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और हम आपको बता दें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल के बराबर। ये आप थोड़ा सा याद रखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द, तो आपसे पूछा गया है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते थे और क्लोजेस्ट अप्रोच को आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मालूम है, 2z e स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम है क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर 9। ये आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन 10 टू द 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 2 एज इट इज, z एज इट इज, और e की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नीचे क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने क्या रख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 30। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, व्हेन यू सॉल्व ऑल दिस डाटा, तो प्यारे बच्चों ये आपको मिलेगा 3.74 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर, ठीक है, जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, इनटू z। ये z है एटॉमिक नंबर किसका, न्यूक्लियस का। तो ये z एज इट इज रहेगा, बाकी जो पूरा डाटा है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस। तो हम इस जो अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट हो रही है वो किस में हो रही है, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया था, गोल्ड फॉइल यूज की गई थी। तो इन गीगर मार्सडेन ऐसे लिख लेते हैं, फॉर गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट। जो Z है फॉर गोल्ड फॉइल, गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया गया था, गोल्ड फॉइल यूज किया गया था, और उसके लिए Z कितना होता है 79। क्लियर हो गया? तो यहां से जो R नोट की वैल्यू है, ठीक है, यहां से जो R नोट की वैल्यू है क्लोजेस्ट अप्रोच 3.74 इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू 79। तो ये जो आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 2.9 इंटू 10 टू द पावर -14, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस।
और 2.9 को आप राउंड ऑफ करके क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 × 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, तो ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो यहां इस डाटा में आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर लाने के लिए। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस है, देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए ये आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो मूव करता है काइनेटिक एनर्जी कितनी लेके, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके ये अल्फा पार्टिकल चलेगा किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो आपको मालूम है ये हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, आपको मालूम होता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻⁻15 मीटर। जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और हमारा आंसर कितना आया है, 3 × 10⁻⁻14। तो हम ऑर्डर लेंगे, केवल ऑर्डर उठाएंगे, 3 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 10⁻⁻14। तो यानी जब ये अल्फा पार्टिकल चलेगा, ठीक है, ऐसे चलता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और एक जगह आके रुक के ये टर्न कर जाएगा। तो ये कहां से टर्न करता है, वो हमारी डिस्टेंस आई है, जो हमारा R0 आया है वो आया है 10⁻⁻14 मीटर। क्या होती है क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूक्लियस से और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहां से इलेक्ट्रॉन बैक ऑफ कर जाता है, वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से क्या गया, इस पॉइंट से वापस आ गया है ये। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल वापस आता है, कितने डिस्टेंस से वापस आता है, 10⁻⁻14, जबकि न्यूक्लियस की रेडियस क्या है, 10⁻⁻15। यानी ये जो डिस्टेंस आई है मेरी, सिंस जो मेरी क्लोजेस्ट अप्रोच है वो ज्यादा है किससे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, तो जो ये डिस्टेंस न्यूक्लियस की रेडियस से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को बिना टच करे ही वापस आ जाता है, मतलब न्यूक्लियस को टच भी नहीं करता, पहले क्या कर जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। हेंस अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक विदाउट टचिंग द न्यूक्लियस। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर, मेरा जो क्लोजेस्ट अप्रोच आया है 10⁻⁻14, जब अल्फा पार्टिकल को 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रोजेक्टाइल किया जाता है, तो ऐसे ऐसे गया और ये वापस आ गया। क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियस की रेडियस से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस को टच करने से पहले ही वापस आ जाता है। So this is the answer of your numerical. In solved example 12.3, dear student, what we have, it is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. Compute orbital radius and velocity of electron in hydrogen atom. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने थ्योरी वीडियोस को देखा है तो मैंने थ्योरी वीडियोस में कुछ डेरिवेशन कराए हैं, जिसमें से पहला डेरिवेशन था रेडियस का डेरिवेशन फाइंड आउट करना, दूसरा वेलोसिटी का रेडियस फाइंड आउट करना। उसमें हमने और भी डेरिवेशन किए थे, टाइम पीरियड का डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी।
तो उसमें अगर आप थ्योरी वीडियोस को देखेंगे तो वहां इस देखिए ये एक तरह का न्यूमेरिकल कह दीजिए या डेरिवेशन कह दीजिए, इसमें दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक तो रेडियस और एक वेलोसिटी। तो थ्योरी वीडियो में ऑलरेडी ये हम करा चुके हैं, जहां रेडियस की वैल्यू जब हमने रेडियस का डेरिवेशन किया था तो हमारा जो रेडियस आया था 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर आया था। तो हाइड्रोजन के लिए तो n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तो आप थ्योरी वीडियोस देखिए और उसमें जो रेडियस का डेरिवेशन है और वेलोसिटी का डेरिवेशन है वही इस न्यूमेरिकल में करना है, बाकी इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल रेडियस यानी रेडियस का डेरिवेशन करना है ये आएगा, और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी वाला डेरिवेशन करना है, ओके। चलिए in solved example 12.4 we have, according to the classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of light emitted by electron revolving around the proton in hydrogen atom. Dear students, इसमें न्यूमेरिकल में जो हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, तो उसकी आपसे क्या पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ठीक है। तो लेट्स सी। वैसे तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको हम कुछ बातें बता देते हैं। प्यारे बच्चों, हमने थ्योरी वीडियोस में कुछ डेरिवेशन किए थे। हमने हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो। देखिए, बाय यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, जब हमने बोर का एटॉमिक मॉडल यूज किया था तो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर द हाइड्रोजन एटम, जो रेडियस था वो आया था 0.53 एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी जो था 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम पीरियड था यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो आया था 1.52 into 10 to the power -16 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, जब हमने बोर थ्योरी को यूज किया था हाइड्रोजन एटम के लिए तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस थी वो ये आई थी, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी था वो ये आया था, और इस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा था वो ये आया था। तो प्यारे बच्चों, ये मेरी आपसे एडवाइस है कि ये तीनों वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है। अब हमसे पूछी गई है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, वी हैव, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? चलिए, 1 अपॉन टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 1.52 into 10 to the power -16। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ये 10 to the power 16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 16 ओवर 1.52। देख लीजिए, एग्री? चलिए, यहां से ये जो पॉइंट हटाया गया है, ठीक है, तो ये यहां पर जाके क्या हो जाएगा 100, 10 की पावर 16 ओवर 152। देख लीजिए, यहां से ये पॉइंट हटाए हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। क्लियर? अब ये 100 क्या है और नीचे क्या 152, तो हम यहां से एक 10 और ले लेते हैं। देख लीजिए, तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमने एक 10 और ले लिया, तो ये बन जाएगा 1000 into 10 to the power 15 अपॉन 152। देख लीजिए, क्या है बात समझ में आ गई? ओके, 1000 को 152 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट
657 इंटू 10⁻15, ठीक है। और ये 7 को अगर आप यहां से राउंड ऑफ करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो वैसे तो अपनी एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से दिया है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको ज्यादा इजी तरीके से ये क्वेश्चन कराया जाए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। Okay students, now we have our next solved example 12.5. In this example what we have, a 10 kilogram satellite circle Earth once every 2 hours in an orbit of radius 8,000 km. Assuming that Bohr angular momentum postulates apply to satellite just as does an electron in hydrogen atom, find the क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। देखिए इन्होंने क्या कहा है प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो हमसे सैटेलाइट का क्वांटम नंबर पूछा गया है। यह माना गया है कि जो सैटेलाइट है वो वही लॉ ओबे करता है जैसे इलेक्ट्रॉन ओबे करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते वक्त। तो लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। मास ऑफ सैटेलाइट इज 10 किलोग्राम। सैटेलाइट का जो मास है वो कितना है, 10 किलोग्राम। और वो जो सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है तो वो कितना दे रखा है, 8,000 किलोमीटर, ठीक है। सैटेलाइट की जो रेडियस है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कितनी है, 8,000 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 10⁻³ मीटर। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 मीटर, 1 2 3 और 3। दूसरा जो टाइम दिया है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो हर एक चक्कर लगाता है कितनी देर में, 2 आवर्स में। तो यानी 2 आवर। तो 2 आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 7200 सेकंड। तो 2 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। क्लियर हो गई, ओके। अब ये कहा गया है कि वो जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करते वक्त उसी लॉ को ओबे करता है जो जैसा इलेक्ट्रॉन करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो वी हैव, ये ऐसे लिख सकते हैं, बाय बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी में क्या कहा गया था कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है किसके, nh/2π के। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। तो यहां से n की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, n क्या है, क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, देख लीजिए। n की वैल्यू आ जाएगी mvr, ये mvr तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, और इनटू 2π/h। देख लीजिए n की वैल्यू निकाली है तो 2π मल्टीप्लाई में चला जाएगा, h कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब प्यारे बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब सैटेलाइट घूमता है तो वो एक सर्कमफ्रेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो यानी 2πr/t। इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं। हमने v को क्यों रिमूव करा है, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं दी हुई है। हमें सैटेलाइट का मास, रेडियस और टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है। तो इस v को हम रिमूव करेंगे। v का वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी सर्कमफ्रेंस 2πr/t।
तो यहां से जो क्वांटम नंबर है वो क्या हो जाएगा, m एज इट इज, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r अपॉन t इंटू r 2 पाई ओवर t। क्लियर हो गया। तो यहां से क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा ये आपका 2 पाई और 2 पाई यानी 4 पाई स्क्वायर, r और r स्क्वायर, m एज इट इज, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और उसका स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है 8 इंटू 10 की पावर 6, 8 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और m कितना दे रखा है 10 अपॉन टाइम पीरियड कितना है 7200, 7200। तो ये सारी वैल्यूज हमने फिलअप कर ली हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग दिस डाटा, ठीक है, यू विल गेट 5.3 इंटू 10 टू द पावर 45। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा इस पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद 5.3 इंटू 10 टू द पावर 45। तो ये जो क्वांटम नंबर है यही आपका आंसर है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें बस जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देने वाली बात है कि बोर्स थ्योरी यूज की गई है, बोर्स का पोस्टुलेट्स, और ये ध्यान देना कि इसमें वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो n की वैल्यू निकाल लिया, पहले हमने ये फॉर्मूला बनाया और फिर v को इस तरह से हमने एडजस्ट किया। बाकी तो सिर्फ सॉल्यूशन ही है इसमें, और कुछ नहीं है। In the next numerical 12.6, what we have using Ribot formula calculate the wavelength of first 4 spectral line in the Lyman series. Lyman series यानी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो ये आपका फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, जब थर्ड से फर्स्ट में आएगा ये आपका सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, जब ये फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो ये आपका थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, और जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट में आता है तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये सभी स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछी गई हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हम एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों। याद रखना, जब भी आपसे वेवलेंथ पूछी जाए तो रट लीजिए 913 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 अपॉन लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए अच्छी तरह से। ये है जनरल फॉर्मूला किसी भी सीरीज का वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो लाइमन के लिए हमसे पूछा गया है, तो लाइमन सीरीज के लिए जो लोअर एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है 1। तो जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 913 एंगस्ट्रॉम। रट लीजिए इस फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 अपॉन NH का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा प्यारे बच्चों जनरल फॉर्मूला, जिसको हम किसी भी सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा 1, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसमें जो हायर एनर्जी लेवल है, एक बार 2 लेके चलेंगे, एक बार 3 लेके चलेंगे, एक बार 4 और एक बार 5। ठीक है, जो हायर एनर्जी लेवल है एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5 एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस केवल आपको ये वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला याद रखना है। शॉर्टकट है, काफी एप्लीकेबल है। और जो भी सीरीज दे दी जाए, लाइमन के लिए पूछा गया है तो 1, बाबर के लिए होता तो लोअर क्या हो जाता 2। ठीक है ना, ऐसी आपको सबकी वैल्यू मालूम है। तो इट्स अ क्वाइट इजी न्यूमेरिकल। मेन इसमें क्या है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए।